Hello guys, my name is Ravi Sachdeva and I welcome you all to my channel Code Smart with Ravi. So guys, इस वीडियो में आज हम देखेंगे इनपुट स्टेटमेंट्स इन C++ कि C++ लैंग्वेज में हम यूजर से इनपुट किस टाइप से ले सकते हैं। ओके, सो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे चैनल कोड स्मार्ट विद रवि पे C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स की सीरीज चल रही है जिसमें 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। आज गाइज हमारा तीसरा वीडियो होने वाला है इनपुट स्टेटमेंट इन C++ के बारे में। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें उनके साथ जिनके लिए हेल्पफुल हो सकती है, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, सो गाइज हम स्टार्ट करते हैं। तो हम अपने डेव सी प्लस प्लस कंपाइलर पे आईडी पे स्विच करते हैं। ओके, एंड एक नई फाइल बनाते हैं। सो फाइल न्यू सोर्स फाइल। सो गाइस, सबसे पहले आपका ये डाउट था लास्ट 2 क्लासेस से कि जो हम लिखते हैं हैश इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन रिटर्न 0, तो ये क्या चीजें हैं। ओके, सो फर्स्ट एक एक लाइन आज हम लिखेंगे और उसका मीनिंग समझते चलेंगे। ठीक है, तो पहली लाइन जो हम लिखते थे वो क्या थी, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ओके, सो गाइज ये क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये एक हेडर फाइल है। ओके, जो आईओ स्ट्रीम है ये एक हेडर फाइल है। ओके, सो हेडर फाइल क्या होती है? हेडर फाइल एक्चुअली एक रेडीमेड पीस ऑफ कोड होता है जिसकी वजह से जो हमारा कोड है उसकी फंक्शनैलिटीज इंक्रीज होती हैं। ओके, लाइक जैसे हम अपनी प्रिंट कमांड यूज करते हैं सी आउट। ओके, सो सी आउट इज नॉट दैट इजी टू यूज, ऐसे आसानी से हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं, बट हम किस वजह से कर पा रहे हैं? क्योंकि उसके पीछे का सारा कोड, जो भी उसकी फंक्शनैलिटी वो ऑलरेडी किसी ने लिख रखी है आईओ स्ट्रीम फाइल के अंदर। तो हम क्या करते हैं, बस उस फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं अपने कोड में और हम डायरेक्टली उस फंक्शनैलिटी को अपने कोड में यूज कर पाते हैं। ठीक है, तो आईओ स्ट्रीम एक हेडर फाइल है जो हमारे कोड की फंक्शनैलिटीज को इंक्रीज करने के लिए हम अपने कोड में इंक्लूड करते हैं। ओके, अब सेकेंड लाइन है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ओके, इसमें एक एक वर्ड का मतलब देखिए। यूजिंग, हम इस्तेमाल में ले रहे हैं नेम स्पेस जिसका नाम है एसटीडी। तो ये हमारे प्रोग्राम को ये स्टेटमेंट ये बताता है कि हम अपने प्रोग्राम में एसटीडी मतलब स्टैंडर्ड एक नेम की नेम स्पेस यूज कर रहे हैं। अब नेम स्पेस क्या होता है? नेम स्पेस गाइज ये होता है कि जो भी हम अपनी सी आउट लिखते हैं, ओके, तो वो किसी एक फाइल से एसोसिएटेड है। ओके, मतलब एक किसी एक स्कोप ऑफ वेरिएबल से एसोसिएटेड है, उसका नाम है एसटीडी। ठीक है, अभी आपको इतने से समझ में नहीं आएगा, आप अगला देखिए, मैं आपको बताता हूँ इसका कैसे यूज आता है। अगले पे आते हैं, वो क्या था, इंट मेन। अब इंट मेन क्या चीज है? देखिए गाइस, जो भी हम अपना कोड लिखेंगे, जो भी हम कभी भी कोई भी कोड सी प्लस प्लस में लिखते हैं, वो हमेशा मेन के अंदर लिखते हैं। तो ये है क्या, मेन एक्चुअली एक फंक्शन है। ठीक है, एक फंक्शन है। इंट उसका रिटर्न टाइप है। ओके, मेन एक फंक्शन है, इंट उसका रिटर्न टाइप है। ठीक है, और ये जो हम लगाते हैं पैरेंथेसिस, ये हम इसके अंदर क्या लिख रहे हैं, मेन फंक्शन की डेफिनेशन। ठीक है, मतलब जो भी हम इसमें कोड लिखते हैं, जो भी हम परफॉर्म करवाना चाहते हैं, तो वो हमेशा मेन फंक्शन के अंदर लिखते हैं। किसी भी सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर कंपलसरी है कि मेन फंक्शन होगा ही होगा। ओके, ठीक है, आगे हम क्या लिखते हैं, एक रिटर्न 0। देखिए, रिटर्न रिटर्न 0 क्या होता है? जो मेन फंक्शन होता है एक्चुअली, आप थोड़ा सा डीप कंसेप्ट है, ट्राई करिएगा समझने का, अगर नहीं आए तो लीव इट, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन एक फंक्शन होता है जिसको हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है हमारा, वो इस मेन फंक्शन को कॉल करता है, और जो भी इसके अंदर कोड लिखा होता है या जो हम इसके अंदर लिखते हैं, वो कोड सारा एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अब मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद एक वैल्यू रिटर्न करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, जो कि इंट टाइप की है। तो हम क्या करते हैं, लिख देते हैं 0। इसका मतलब अगर फाइनली ऑपरेटिंग सिस्टम को 0 वैल्यू रिटर्न हुई, ठीक है, तो हम समझ जाएंगे हमारा कोड एग्जैक्टली अच्छे से लास्ट तक चला है। इसलिए रिटर्न 0 लाइन हमेशा इंट मेन के लास्ट में लिख दी जाती है। ओके, अब गाइज
ये चीज तो हर सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर कॉमन होगी, सही, ठीक है। अब जब भी हम कोई नई फाइल बनाते हैं तो हमें ये सारा कोड दोबारा लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा हमें ना लिखना पड़े और हम अपने जो मेन फोकस है उस कोड पे, जो भी हम सीखना चाहते हैं उस पे हम फोकस कर सकें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब भी हम कोई नई फाइल बनाएंगे तो हम चाहते हैं कि ये वाला कोड ऑटोमेटिकली बना हुआ आ जाए, हमें कुछ बार बार ये टाइप ना करना पड़े, क्योंकि ये चीज तो हमेशा हमें लिखनी ही है, ठीक है। तो क्या करिए, इस कोड को अब यहां से करिए कॉपी, ऊपर यहाँ जाइए टूल्स में जाइए, एडिटर ऑप्शंस, इसमें स्निपेट्स ऑप्शन पे क्लिक करिए, इसमें एक डिफॉल्ट सोर्स होगा, इस पे क्लिक करिए। अब जो हमने कॉपी किया यहाँ पर पेस्ट कर दो, ठीक है। डिफॉल्ट सोर्स ये बता रहा है कि जब भी, और एक चेकबॉक्स है इंसर्ट द फॉलोइंग कोड इनटू एवरी न्यू एम्प्टी फाइल, इसको टिक कर दिए। अब क्या होगा, जब भी हम कोई न्यू फाइल बनाएंगे तो हमें बार बार ये वाला कोड लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऑल्दो थोड़ा समझने में कॉम्प्लिकेटेड है ये चीज, बट हम अभी अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा फोकस इस पे ना होकर कोड सीखने पे होना चाहिए। तो हम ये चीज बार बार लिखना नहीं चाहते, इसलिए हम इस चीज को चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली हमारी नई फाइल में आ जाए। तो यहाँ पेस्ट करिए, चेकबॉक्स पे टिक करना मत भूलिएगा और ओके कर दीजिए, ठीक है। अब जब भी आप नई फाइल बनाएंगे, लेट्स से मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ। अब जब भी नई फाइल बनाएंगे, फाइल न्यू सोर्स फाइल, ये चीज अपने आप लिखी हो आएगी, ठीक है। फिर एक और बना के देख लीजिए, न्यू सोर्स फाइल, देखिए अपने आप लिखा हुआ आ गया। तो अब हमें लिखने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए एक फाइल को मैं क्लोज कर देता हूँ, इस फाइल पे हम काम करते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने गाइस क्या देखा था, जैसे मान लीजिए हम कोई भी एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाते हैं, इंट एज इक्वल्स टू लेट्स से 21, और हम उसको प्रिंट कर देते हैं, ओके। इसको करते हैं एग्जीक्यूट, कंपाइलर रन, पहले सेव कर लेते हैं, लिख लेते हैं लेक्चर 3.cpp, ओके। या हमारे पास आ गया एज इक्वल्स टू 21, ठीक है। बट अभी हमने गाइस क्या किया, हमने यहाँ पर 21 वैल्यू इसके अंदर कोड में डाल दी, बट हम चाहते हैं कि जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होए तो उस टाइम यूजर को जो भी वैल्यू एंटर करे वो चीज, वो वाली वैल्यू एज के अंदर स्टोर हो जानी चाहिए, ओके। अभी हमने क्या किया, इसमें एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया कि 21 एज की वैल्यू, बट हम चाहते हैं जब हम रन करें तो जो भी वैल्यू यूजर डाले एज की, वो एज यहाँ पर प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनपुट लेना पड़ेगा, लाइक हमने एज वेरिएबल बना दिया। अब हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट होता है सी आउट, क्या करता है, प्रिंट करता है, ठीक है। तो सी इन क्या करेगा, इनपुट लेगा, ओके। सी आउट में हम ये चीज यूज करते हैं, तो सी इन में इसका अपोजिट यूज करेंगे, ओके। अब हमें इनपुट कौन से वेरिएबल में लेना है, एज में, तो ए जी ई एज, इसमें लिख देंगे। ऊपर हम प्रिंट कर सकते हैं कि एंटर द एज, ओके। यहाँ पर यूजर एज डालेगा और यहाँ प्रिंट हो जाएगा कि एज इक्वल्स टू एज, ठीक है। अब इसको एक बार चला के देखते हैं, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन, ओके। ये कह रहा है, अब देखिए यहाँ पर ये अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ, ये देखिए चल रहा है, एंटर दी एज। अब यहाँ कर्सर ब्लिंक कर रहा है, तो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम इसमें कुछ इनपुट डालें। इस बार लेट से मैं डालता हूँ 76, तो सी एज इक्वल टू 76, तो जो यूजर ने वैल्यू डाली वही वैल्यू एज के अंदर स्टोर हुई, ठीक है। तो इनपुट लेने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सी इन, ठीक है। इसको अगर मैं दोबारा रन करूं, अब अगर मैं कुछ और वैल्यू डाल दूं 47, तो एज इक्वल टू 47, वो प्रिंट हो गया 47, ठीक है। अब ऐसे ही मैं इनपुट दो तीन वेरिएबल्स का भी ले सकता हूँ, जैसे मान लो एज, मार्क्स, रोल नंबर, ठीक है। तो अब मुझे एंटर द एज, मार्क्स एंड रोल नंबर, ओके। मेरे को एज भी लेनी है, मार्क्स भी लेने हैं और रोल नंबर भी लेना है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सीन एज, जैसे हम सी आउट में
काफी सारी चीजें एक साथ क्लब करके लिख देते हैं, उसमें भी लिख सकते हैं सीन, एज, मार्क्स, रोल नंबर। ओके, तीनों चीजें डाल सकते हैं। और इसमें अब कैसे लिखेंगे, एज इक्वल टू दिस, एंडल, ठीक है। मार्क्स इक्वल्स टू मार्क्स, और रोल नंबर इक्वल्स टू रोल नंबर। ओके, एंडल क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन में लेकर जाएगा। तो अब इसको कंपाइल रन करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं डालता हूँ एज, एज लेट्स से 23, एंटर। अब क्या डालूंगा, मार्क्स, मार्क्स है उसके 98। अब रोल नंबर है स्टूडेंट का मान लो 34, ठीक है। अब मैं इसको एंटर करता हूँ, एंटर, सी, एज 23, ये रही, मार्क्स 98, ये रहे, रोल नंबर 34, ये रहा। तो इनपुट लेने का तरीका आपको समझ में आ गया, कैसे ले सकते हैं, सी इन दिस, एंड आप जो वेरिएबल का नाम लिख रहे हो। एक चीज आपको और बता दूं, ये चीज और इस चीज का नाम क्या है अभी तक तो मैंने बताया नहीं, अब मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब मैं कमेंट लिख देता हूँ यहाँ पर कि इसका नाम होता है एक्सट्रैक्शन कंसोल, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, अगर हमें स्टूडेंट का मान लीजिए नेम भी लेना है, ठीक है, स्टूडेंट का नेम लेना है, तो अब नेम कैसे स्टोर कर सकते हैं स्टूडेंट का, नेम के लिए तो कोई डेटा टाइप होता ही नहीं है, ठीक है। जैसे अगर मुझे स्टोर करना है, मैं चाहता हूँ ये रवि स्टोर हो जाए, तो उसको मैं कौन सा टाइप की वेरिएबल में स्टोर कर सकता हूँ, इंट है नहीं, फ्लोट भी नहीं है, ये डबल भी नहीं है। हाँ, कैरेक्टर अगर एक होता, मान लीजिए अगर सिर्फ आर होता, या सिर्फ ए होता, सिर्फ वी होता, तो इसको कैरेक्टर टाइप वेरिएबल में स्टोर किया जा सकता। बट ये तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, इसको कैसे स्टोर करें, तो इसके लिए क्या है, एक डेटा टाइप मैं आपको बता रहा हूँ, बट एक्चुअली वो डेटा टाइप नहीं है, वो एक क्लास है, ठीक है। बट अभी आप उसकी डेप्थ में मत जाइए कि क्लास क्या होता है क्या नहीं होता, आप उसको एक नॉर्मल डेटा टाइप, जैसे आप इंट, फ्लोट, कैर, डबल यूज करते हैं, वैसे ही यूज करिए। अब बस आपको यहाँ लिखना है स्ट्रिंग, सॉरी, स्ट्रिंग, ठीक है। अब स्ट्रिंग जैसे वेरिएबल का अपन नाम देते हैं, मान लीजिए मैंने दे दिया नेम, ठीक है। तो हम इनपुट यहाँ से ले सकते हैं, एंटर द एज, मार्क्स, रोल नंबर एंड नेम। और ये रोल नंबर के बाद हम नेम भी इनपुट में ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको प्रिंट भी कर लेते हैं, सी आउट नेम इक्वल्स टू नेम, एंड ओके। अब हम इसको रन करते हैं, सो एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। अब हम इसमें डालेंगे पहले अपनी एज, लेट्स से 12, मार्क्स लेट्स से 98, रोल नंबर 23, एंड इट्स आस्किंग फॉर नेम, तो नेम में हम डाल देते हैं एग्जांपल रवि, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ एंटर, प्रोसीड। ये देखिए, एज 12, मार्क्स 98, रोल नंबर 23, एंड नेम रवि। ओके, प्रिंट हो गया। तो गाइज आपने आज अभी क्या देखा, इनपुट लेना कोई से भी वेरिएबल्स में, और सबसे इंपॉर्टेंट आपने जो चीज देखी वो थी कि स्ट्रिंग में भी हम वेरी इनपुट ले सकते हैं, और स्ट्रिंग क्या स्टोर करता है, एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करता है। ओके, सो अभी के लिए ये पूरे कोड को हम एक बार के लिए कमेंट करते हैं। ओके, इस कोड को कमेंट करते हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे हमने लिया मान लो स्ट्रिंग, लेट्स से कॉलेज नेम, कॉलेज नेम है, उसकी एक स्ट्रिंग बनाई मैंने। अब अगर मैं लेता हूँ सी इन कॉलेज नेम, ओके, और यहाँ मैं प्रिंट कर देता हूँ माई कॉलेज नेम इज कॉलेज नेम, ओके। सो मैं इसको कंपाइल एंड रन करूंगा, सॉरी रन हो गया, कंपाइल एंड रन, ठीक है। तो उसमें डाल देता हूँ आर टी यू कोटा, माई कॉलेज नेम इज आर टी यू कोटा, ठीक है, लुक्स परफेक्ट। बट प्रॉब्लम कहाँ आएगी गाइस, अब आपको बताता हूँ। अगर मैं ऐसा डालता हूँ,
कॉलेज नेम राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा। ठीक है, तो अब आउटपुट कैसा आएगा आप देखिए। माय कॉलेज नेम इज राजस्थान। ठीक है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा कुछ भी नहीं आया। वो क्यों नहीं आया? जब भी हम यहाँ लिखते हैं और इनपुट लेते हैं हम स्ट्रिंग में सी इन के थ्रू, ठीक है, तो होता ये है कि जैसे ही प्रोग्राम को यहाँ स्पेस मिलती है तो वो उसके बाद का कोई भी इनपुट स्टोर ही नहीं करता। ठीक है, जब भी हम सीन से किसी स्ट्रिंग में इनपुट लेते हैं तो वो स्पेस मिलते ही बस स्पेस मिलते ही समझता है कि स्ट्रिंग एंड हो गई। ठीक है, तो उसके बाद का कोई इनपुट वो लेता ही नहीं, इग्नोर कर देता है। बट हम चाहते हैं कि वो तब तक इनपुट ले जब तक हम एंटर प्रेस ना करें। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए एक फंक्शन होता है। हम इनपुट को सी इन के थ्रू ना लेकर गेट लाइन के थ्रू लेंगे। तो टाइप करिए गेट लाइन, इसमें फिर लगाइए गेट लाइन के बाद पैरेंथेसिस और इसमें लिखिए सी इन कॉमा और जो आपका वेरिएबल का नाम है दैट इज कॉलेज नेम। ठीक है, सीन की जगह गेट लाइन से इनपुट लीजिए। अब इसको अगर मैं कंपाइल एंड रन करूंगा तो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं तो पूरा नेम प्रिंट हो जाता है। तो हमने गाइस क्या देखा कि अब हमारा जो कॉलेज नेम है, जो भी हमारी पूरी स्ट्रिंग थी वो पूरी ही एक्सेप्ट हो गई। किसके थ्रू? जो हमने गेट लाइन के थ्रू इनपुट लिया। ओके, तो गाइस बस अब एक लास्ट चीज बताना चाहूंगा। जैसे मैंने कहा था ये यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का क्या रोल है, इसके लिए मैं एक नई फाइल बना देता हूँ। ओके, जैसे हमने वो कोड सेव कर दिया था तो अब ये सब इंक्लूडेड रहता है नई फाइल में। ठीक है, मान लीजिए अगर मैं ये लाइन हटा देता हूँ, हटा दी। ठीक है, अब अगर मैं कुछ भी प्रिंट करूं, लेट्स सी आउट हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम आती है। कंपाइल रन, लेट्स से टेस्ट डॉट सीपीपी, सी एरर क्या है? सी आउट was not declared in this scope, cout was not declared in this scope। ठीक है, इसका मतलब सी प्लस प्लस को ये पता ही नहीं चल रहा कि सी आउट है क्या। ठीक है, अगर अब मुझे इसको सी आउट को लिखना है तो या तो एक तरीका ये है कि मैं नेम यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी लिखूं जैसा हम लिखते आ रहे थे, या फिर एक तरीका है एस टी डी कॉलन कॉलन सी आउट। ठीक है, ये इस टाइप से चल जाएगा। सॉरी, सेमी कॉलन रह गया था। कंपाइल एंड रन, सी हेलो वर्ल्ड, ये चल गया। तो इसका गाइस मतलब क्या है कि अगर मुझे अब कभी भी कुछ इनपुट भी लेना हो लाइक सी इन, तो मुझे हमेशा ये एस टी डी कॉलन कॉलन लिखना ही पड़ेगा। लाइक इंट ए, तो मुझे एस टी डी सी इन ए लिखना पड़ेगा। तो मुझे बार बार सी आउट सी इन के पहले एस टी डी कॉलन कॉलन एस टी डी कॉलन कॉलन ना लिखना पड़े, इसलिए मैंने क्या किया, पहले ही बता दिया कि भाई हम जो भी लिखेंगे एस सी आउट और सीन, ठीक है, उसमें हम एस टी डी कॉलन कॉलन इंक्लूड कर रहे हैं। मतलब हम जो भी सी आउट सीन यूज कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड नेम स्पेस के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, अब हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, अब हमारा प्रोग्राम डायरेक्ट चल जाएगा। सी डायरेक्ट चल गया। तो गाइस आज हमने काफी कुछ सीखा इस वीडियो में। ठीक है, इनपुट इनपुट लेने से लेकर हेडर फाइल्स, नेम स्पेस के बारे में, इंट मेन के बारे में, ओके, फुल स्ट्रिंग्स कैसे इनपुट लेते हैं जिसमें स्पेसेस भी हों। ठीक है, और फाइनली हमने देखा कि यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का क्या इंपॉर्टेंस है, और अगर इसको नहीं लगाएंगे तो फिर हमें सी आउट और सी इन को एसटीडी कॉलन कॉलन से प्रीफिक्स करना पड़ेगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। ये वीडियो का जो सोर्स कोड है, जो भी हमने यहाँ कोड सीखा, ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका, वहां से चेक कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो कीप लर्निंग एंड सी यू सून, बाय।